इंडिया का अरुद्धा और रोहिणी जो रडार है वो कितना ज़्यादा एडवांस है? कलाम साहब के आने के बाद में डीआरडीओ ने बहुत इम्प्रूव किया है। सुसाइड ड्रोन्स दूसरे देश में दाखिल हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा कि दुबई एयरपोर्ट पे सुसाइड ड्रोन को इम्प्लीमेंट किया गया। हमारे जो दुश्मन हैं, चाइना है या पाकिस्तान है, उनके पास जो भी इक्विपमेंट है, वी आर क्वाइट कैपेबल टू हैंडल देम। भारत अभी कितना सक्षम है कि वो दुश्मनी मोल ले पाएगा अमेरिका के साथ या फिर नहीं? अगर हमने सारे सर्वेलेंसेस लगा रखे हैं तो हमारे यहाँ कोई इंटर हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अग्निवीर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी देश में। क्या ये सही फैसला रहा देश के लिए? इस समय हर देश को अपने डिफेंस को बहुत मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिसका हमने कभी जिक्र नहीं किया मीडिया में। क्या इंडिया के पास भी ऐसे वेपन्स हो सकते हैं? न्यूक्लियर वेपन ऐसा है कि अभी सामने वाले के पास में अगर वो वेपन है तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। नो फिल्टर, नो लिमिट, सिर्फ रियल बात है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप सुन रहे हैं बातें अनलिमिटेड। बहुत ही कम समय मिलता है आपको आपके व्यस्त जीवन में जब आप देश के बारे में कुछ करना चाहेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे और कुछ समझना चाहेंगे। ऐसा ही एक मौका हम लेकर आए हैं आपके लिए और इस मौके को साझा करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट हैं हमारे पास। वी हैव रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव सो इन आवर शो। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही सर की। यू रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल, कैसी रही ये पूरी जर्नी सर? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डेलिब्रेट करूँ जिससे कि हमारे देश के जो युवा हैं वो कुछ सोच और समझ सकें। पहली बात तो जब आप सेलेक्ट होते हैं और जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग के अंदर आप इतना सीखते हैं कि ट्रेनिंग में कमीशन होने के बाद आप एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बन जाते हैं। सब चीज़ें आपके अंदर, फिजिकल फिटनेस, मेंटल रॉबस्टनेस, एटिकेट्स, बात करना, मैच्योरिटी, नॉलेज, सारी चीज़ों में आप अलग हो जाते हैं। फिर आप यूनिट के अंदर पहुंचते हैं। यूनिट में पहुंचने के बाद अब एज ए यंग ऑफिसर आप बहुत सारे काम करते हैं। आप जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के स्पोर्ट्स गेम्स खेलते हैं। आप अपने सारे काम करते हैं, हर समय का ध्यान रखते हैं और जो जिम्मेदारियां आपको मिलती हैं पूरी करते हैं। और एक यंग ऑफिसर्स का आर्म फोर्सेस में 7 खून माफ़ होते हैं। अगर आपने कोई भी गलती करी, कुछ भी किया, सीनियर आपको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, समझाते हैं और एक ऐसे ही ट्रेंड चलता है। सारे काम आप करते हैं, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। जैसे मैं अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर था, सारे गेम्स खेलता था, सारे काम करता था, प्रोफेशनल काम करता था। मेरे को पेट्रोलिंग वगैरह के ऊपर चाइना बॉर्डर के पास जाना पड़ा। मतलब रफ टफ सब कुछ चलता है वहाँ पर। और वहीं से आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ में। आप धीरे धीरे ग्रो होते हैं। अलग अलग हर 2 साल 2.5 साल के बाद आपकी पोस्टिंग आ जाती है। हमारे देश की सारी बॉर्डर्स अलग अलग तरह की। आप चाइना बॉर्डर्स के ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट है, JNK के ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, सियाचिन में जाएंगे तो अलग है, राजस्थान में जाएंगे तो बिल्कुल अलग है, पंजाब में जाएंगे तो बिल्कुल अलग है। तो आपकी यहाँ सब जगह पोस्टिंग होती रहती है। और इस सब के अलावा मेट्रोपोलियन सिटी में भी काम करने का मौका मिलता है, तो बहुत वैरायटी रहती है। जहाँ तक घरों का सवाल है, शुरू में आप जाते हैं, कभी आपको मैस के अंदर 1 कमरे 2 कमरे का घर मिलता है, कई बार दोनों बच्चों के साथ रहना पड़ता है, थोड़ा सीरियस सीनियर होते हैं, या जब आपको जल्दी परमानेंट एकोमोडेशन मिल जाती है। लेकिन सीनियर होने के बाद जितने बड़े बड़े घर मिलते हैं कि मतलब आप कह नहीं सकते कि क्या होता है। और इन सब के साथ में जो आपकी जर्नी चलती रहती है, एक भी मतलब ऐसा मोमेंट, डल मोमेंट कभी नहीं होता। हमेशा के हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं सोचता हूँ कि और मेजर जनरल या सीनियर रैंक में करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। मतलब आप बहुत सारे जवानों के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब एक मेजर जनरल एक डिवीज़न को कमांड करता है जिसके अंदर करीब 30,000 लोग होते हैं, 35,000 लोग होते हैं, ठीक है। या अगर ये तो ऑपरेशनल रोल में होता है। अगर आप सपोर्टिव रोल के अंदर होते हैं तो आप कमांड के अंदर होते हैं, उसके अंदर नीचे बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं जो आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर, जो आपकी वर्क के ऊपर काम करते हैं, आप बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा आप इंजॉय भी पूरा करते हैं। आपके यहाँ पार्टीज़ भी होती हैं, आपके हमारे सिस्टम होता है कि हर बार नई पोस्टिंग के बाद में हम कैसे लोगों से मिल सकें। तो इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ तो इससे अच्छी ज़िंदगी
और कोई नहीं हो सकती। मैं अपने युवाओं से यही कहता हूँ कि अगर एक ज़िंदगी मिली है तो फ़ौज के अंदर ज़रूर जाओ। देश की सेवा भी होती है और आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय भी करते हैं। एग्जैक्टली जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही। और आपकी जो एक्सपर्टीज़ जो है, जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो मैंने देखा कि आपकी एक्सपर्टीज़ रडार इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में रही। अभी देश में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि रडार वेव्स को मैनिपुलेट कर सकती हैं, जो स्टेल्थ हैं। फिलहाल अमेरिका के पास एक फाइटर जेट है, F-22 रैप्टर हो गया, F-35 लाइटनिंग हो गया, रशिया के पास है Su-57। ऐसे में इन टेक्नोलॉजी से डील करने के लिए कोई सिस्टम है अभी मार्केट में? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने मैनेट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया था। जब मैं आर्म फोर्सेस में गया तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़रूरत थी। उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम होते थे, रडार होते थे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी। तो मुझे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ट्रेनिंग देके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना दिया। फिर मेरे को रडार के अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन किया। सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में नॉन कॉम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए यूएसए गया। यूएसए से मैंने अपना स्पेशलाइजेशन किया और उसके बाद जब मैं आया तो फिर मुझे एनीवे कलाम साहब के साथ भी मैंने मिसाइल प्रोग्राम के अंदर काम किया। पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल में क्यूए कवरेज दिया। अब आते हैं रडार के ऊपर। देखिए क्या होता है, रडार जो है, जब भी कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकते हैं, वो वहाँ से उससे टकरा के वापस आती हैं और उसकी स्पीड के साथ साथ उसको ट्रैक कर लेती हैं, लॉक कर लेती हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है। अलग अलग रेंजेस होती हैं इसकी। 300 किलोमीटर वाले भी रडार होते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, 30-40 किलोमीटर के रडार होते हैं जो उसको लॉक कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ें हमेशा इम्प्रूव होती रहती हैं। उसको मालूम है एयरक्राफ्ट को कि ये मेरे को लॉक करेंगे, तो वो उन सब चीज़ों को देखता है कि मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। वो अपना शेप, अपना मेटल, अपने दूसरे उसको बाकी करने के लिए सारी चीज़ें देखते हैं उसको कि कैसे उससे बच सकते हैं। फिर इधर रडार देखता है कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ें यूज़ करता है। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है और ये टेक्नोलॉजी जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपग्रेड होती हैं वो यूएसए है ज़्यादातर। उसके अलावा चाइना, रशिया, ये लोग भी करते हैं। अब हमारे जैसा देश हर बार तो अपने सारे रडार चेंज कर नहीं सकता, लेकिन हम जब भी कभी अपने रडार्स को चेंज करते हैं या नए रडार्स लेते हैं तो उस समय की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके साथ हम उसको देखते हैं। बट इन सब सिस्टम्स के अलावा भी जो ऑपरेटर है, जो ऑफिसर है, जो उन रडार्स को हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और उसके अलावा भी आपको ऐसे मौके मिल ही जाते हैं, कई बार आप नहीं कर पाते और कई बार आप कर भी लेते हैं। तो ऐसा मतलब अभी नई टेक्नोलॉजीज ऐसी चल रही हैं जहाँ पर कि आप मिसाइल्स को, ड्रोन को, दूसरी चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। बट इस सब के साथ भी हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं और हमारे जो दुश्मन हैं, वैसे चाइना है या पाकिस्तान है, उनके पास जो भी इक्विपमेंट है, वी आर क्वाइट कैपेबल टू हैंडल देम। इंडिया का अरुद्धा और रोहिणी जो रडार है वो कितना ज़्यादा एडवांस है? क्या ये चाइना और पाकिस्तान के जो हाई एंड जो भी टेक्नोलॉजी से उनको रोक पाएंगे? देखिए उनकी जैसे हमारे यहाँ पर हम बहुत सारा ऐसे चेंज नहीं कर सकते, वैसे वो भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी एयरक्राफ्ट खरीदे होंगे उसके बाद वो धीरे धीरे, तो जो एयरक्राफ्ट उन्होंने खरीदे हैं उनकी सारी कैपेबिलिटीज़ हमें पता है। और ये जो रडार डेवलप किए गए हैं ये DRDO द्वारा किए गए, इंडिजियसली किए गए। तो यहाँ पर कलाम साहब के आने के बाद में DRDO ने बहुत इम्प्रूव किया है। तो ये जो रडार है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस रडार है। लेकिन कल को फिर नई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट के अंदर आएंगी, दूसरे के अंदर आएंगी, वो उनको इसकी कैपेबिलिटीज़ पता है तो वो इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये वन अप तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमें लड़ाई उन्हीं के साथ, साधनों के साथ लड़ना है जो हमारे पास हैं। एंड हमारे लोगों का मोरल बहुत अच्छा है, कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंस टू फाइट। ओके, अभी आपने देखा होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो वॉर है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस दौरान हमने देखा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि स्पीड जो है वो बेसिक एडवांटेज है उसमें। ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को रोकने के लिए किन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है? जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इसका 5 मैक के आसपास है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, बट जो आपको उसको चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं या उसको अब वो करते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना आप उसको वो नहीं कर पाएंगे। तो इनके अंदर भी ये है कि जो अभी एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है कि जब भी मिसाइल वहाँ से छोड़ी जाती है तो आप उस मिसाइल को ट्रैक करते हैं, अपनी मिसाइल आप इस तरह से करते हैं कि वो जाकर बीच में उससे मिल करके और दोनों डिस्ट्रॉय हो सके। और इसके अंदर क्या होता है कि कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, राइट टाइम के हिसाब से आप कई को कर पाते हैं, कई को नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इस तरह की यूएसए के अंदर जो मिसाइल्स या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें बहुत सारा सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड, यू कैन से दैट।
ओके। है ना, और उसके अगेंस्ट में जो है वो बाकी लोगों ने भी डेवलप किया हुआ है, तो इन लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं उसको एंटी मिसाइल एक्शंस लेने के लिए दे डू दैट। देश के जो बॉर्डर हैं, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ पे सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। जितने भी डिफेंस सिस्टम है, रडार हो या फिर कुछ भी, बॉर्डर्स पे एक्टिव किए जाते हैं। ऐसे में सुसाइड ड्रोन्स दूसरे देश में दाखिल हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा कि दुबई एयरपोर्ट पे सुसाइड ड्रोन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये इतना आसान कैसे हो रहा है आज के डेट में? देखिए, जैसे जब ये सुसाइड ड्रोन्स वगैरह जाते हैं, एक बार आप इसको छोड़ देते हैं, जाने के बाद में आप मतलब आप पूरी बॉर्डर, इतनी बड़ी बॉर्डर्स तो आप पूरा का पूरा तो कवर नहीं कर सकते सारी बॉर्डर्स के ऊपर। आप क्या करते हैं, आप इस तरह से उसको देखते हैं, जैसे आपने आजकल ये सब कैमरे लगाए हुए हैं, एक रूम के अंदर कैमरे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, लेकिन एक बहुत बड़े ग्राउंड के ऊपर आप कैमरे लगाएंगे सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं तो जगह रह जाएगी जहाँ से वो निकल जाएंगे। ऐसे हमारी इतनी सारी बॉर्डर्स के ऊपर हम जो भी डिफेंसिव सिस्टम लगाते हैं उनको टारगेट करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जगह मिल ही जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो जब आप सुसाइडल ड्रोन छोड़ते हैं तो कई बार वो पकड़े जाते हैं उन चीज़ों से, कई बार नहीं भी पकड़े जाते हैं। जो नहीं पकड़े जाते हैं वो आपको दिखते हैं, जो पकड़े गए और जिनको उन्होंने ख़त्म कर दिया उसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो ये तो वारफेयर के अंदर चलता ही रहता है। और जो उसको ऑपरेट करते हैं, जो उसको मतलब मैन्योवर करते हैं, कई बार वो अपने उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं। और जो सुसाइड ड्रोन है वो एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें वापस तो आना नहीं है, वो तो सारा जो भी एक्सप्लोजिव वगैरह वहीं छोड़ना है। और हो सकता है कि वो अपने टारगेट से कहीं और जा करके फटे। हाँ। तो आपको तो ये लगता है कि वहाँ जा कर के उसने कर दिया, आपको कैसे पता कि वहीं पर जगह के ऊपर वो भेजना चाहते थे या कहीं और जा रहा था और वहाँ जा कर के ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमने सारे सर्वेलेंस लगा रखे हैं तो हमारे यहाँ कोई इंटर हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी कई टेररिस्ट, कई दूसरी चीज़ें निकल जाती हैं, तो उस सब के अलावा भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। अभी पूरे दुनिया में वर्चस्व की बात हो रही है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि सारे देशों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। हमारे देश की ऑडियंस कहीं ना कहीं बहुत सारे पैमानों पर अमेरिका के साथ खुद को कंपेयर करती है। भारत अभी कितना सक्षम है कि वो दुश्मनी मोल ले पाएगा अमेरिका के साथ या फिर नहीं? देखिए, सच्ची बात सच्ची है, वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ विद अमेरिका एंड ऑल, कहने की बातें अलग होती हैं, बट आप उनका एडवांसमेंट देखें, आप उनका रिसर्च देखें, एयरक्राफ्ट उनके प्रोडक्ट है उनको देखें, तो वी आर नो मैच टू अमेरिका, हम नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी देश अगर आप उसको आंकते हैं, या आज मतलब जैसे ये लड़ाई चल रही है ना, दिस कैन कन्वर्ट इनटू द वर्ल्ड वॉर आल्सो। ये अमेरिका बीच के अंदर आ गया है ना, वो चाहता रशिया और चाइना भी आए, रशिया चाइना भी देख रहे हैं कि अभी क्या हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अमेरिका इसके साथ बीच में आ गया है, अब ये आपने मतलब कि सबको मौका दे दिया है, कल को चाइना भी जाके ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। अभी पाकिस्तान ने आपने देखा कि वहाँ जाके काबुल के अंदर जो उसने मतलब एक मिसाइल करके और उनका जो रिजर्वेशन सेंटर था उसके ऊपर वो कर दिया। तो ये सारे देश ऐसे करके आगे आते जा रहे हैं। इस समय हर देश को अपने डिफेंस को बहुत मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहली बात, इकोनॉमिकली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और दूसरी बात, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चाइना इज़ मच बेटर। चाइना ने अपना सबसे पहले इकोनॉमी को ठीक किया, इकोनॉमी के बाद में आज जो है वो वर्ल्ड पावर बन रहा है। आज सारे हथियारों के ऊपर वो बहुत पैसा लगा रहा है, $336 बिलियन लगा रहा है। हमारा जो है इन्वेस्टमेंट आज भी बहुत कम है, $86 बिलियन है। हाँ, मतलब हमारा अगर आप देखें जीडीपी का है ना 2.4% है। एक बार हम लोगों ने 5.4 भी किया है, लेकिन आज हमें ज़रूरत है। आप सारे का सारा देश की हर चीज़, बहुत सारे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, आगे बढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ें भी इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हाउ इकोनॉमिकली यू आर स्ट्रांग एंड हाउ इज़ योर डिफेंस। अगर आपका अच्छा है, आर्मी, मोबाइल, मिलिट्री सब कुछ ठीक है, तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी कि दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। आज हम चाइना भी हमसे बहुत स्ट्रांग इन चीज़ों में, और हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सच्ची बात यह है कि आज मतलब हम जिस तरह के वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, उसके हिसाब से हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा और तैयार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मतलब ख़तरा तो है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। और आर्म फोर्सेस को भी हमें, जैसा आप बता रहे हैं, और ज़्यादा परसेंटेज दे करके, जीडीपी का ज़्यादा परसेंटेज दे करके अपनी आर्म फोर्सेस को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि कोई दूसरा हमारी तरफ देख भी नहीं सके। आज मतलब भले ही पाकिस्तान वो हमारा एक दुश्मन ठीक नहीं, लेकिन
आसपास के दो देश भी जो है हमारे पास में जो है वो आज इतने फ्रेंडली हमारे साथ नहीं है। चाहे आप पाकिस्तान को देख लें, चाहे आप बांग्लादेश को देख लें, एशिया तो पूरा हमारे हाथ से गया हुआ हाथ से गया वो भी। आज एशिया नहीं है हमारे पास, चाइना उधर से नहीं है ना। अमेरिका भी कोई बहुत बड़ा फ्रेंडशिप नहीं दिखा रहा, ज़्यादा कोई। रशिया का भी अभी हमारा तेल वगैरह का चल रहा है, वो भी मतलब है। तो ऐसे समय में अगर हमें अपने स्ट्रांग रहना है तो हमें अपनी प्रायोरिटी डिफेंस को देना पड़ेगी। इकोनॉमिकल कुछ करने के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज ये देश और ये हमारे लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हमारे अंदर ये है कि हमारे जो हमारी जो सेनाएं हैं वो सेनाएं वर्ल्ड की बेस्ट सेनाएं लड़ने के मामले में मानी जाती। कारगिल के अंदर युद्ध हुआ जी, है ना, मतलब युद्ध क्या हुआ, एक एग्रीमेंट था जो उन्होंने नहीं किया। हाँ। और पहले से आके उन पहाड़ियों में बैठ गए, लेकिन उन पहाड़ियों को वापस लेना कोई आसान काम नहीं था। आप देखिए वो सब ऊपर बैठे हुए हैं और उनको अब जब आप जाएंगे वो पत्थर ही मारते हैं तो आप घायल हो सकते हो, मर सकते हो। वो तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको फायरिंग अपने मशीन गन और MMG और सब लेकर के बैठे हुए हैं, और आपको पत्थरों की राह थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के ऊपर तक जाना है। ऑफ कोर्स मतलब एयरक्राफ्ट या दूसरे आपके RT गन वगैरह सपोर्ट देंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको वहाँ तक जाके उनसे लड़ना है। आप जाके चढ़ो, फिर लड़ो, फिर जीतो। ये काम दुनिया की कोई भी दूसरी आर्मी नहीं कर सकती। US आर्मी जैसे लोग होते हैं वो अपना यहाँ से बैठ करके सारा काम कर सकते हैं, बट अगर ऐसी जान की बातें आ जाएं तो सिर्फ इंडियन आर्मी ऐसी है जो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ सकती थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे लोग हमसे लड़ते हैं ग्राउंड के ऊपर जब भी कभी आता है। डू यू फील हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा एडवांस है? हमारी ट्रेनिंग अच्छी एडवांस है, और उसके अलावा जो लोग वहाँ जाते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, ट्रेनिंग तो एडवांस है ही है, मतलब वो वैसे ही बन जाते हैं, वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेंटालिटी। और वही अभी आप देखिए कारगिल में इतनी सारी हमारी कैजुअलिटीज़ हुई, इतने सारे लोग डिसेबल्ड हुए, बट उसके बावजूद भी हमने एक एक चोटी को उनसे छीन के दिखाया। सारी चोटियाँ हमने वापस ले ली जो पूरा वर्ल्ड मानता है। तो ये हमारे पास एडवांटेज है। लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर अगर हम और पैसा देंगे और चीज़ें करेंगे, अपने जितने इक्विपमेंट पुराने हैं उनको चेंज करेंगे, जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनकी इक्विपमेंट खरीदेंगे और हवाई जहाज़ लेंगे और टैंक्स लेंगे और गन्स लेंगे, इतना हमें स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ देखे नहीं, और वो सब एडवांस चीज़ें हमारे पास में होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है, इतने सालों से आप सर्विस में हैं, कि भारत के पास जितना पैसा है वो पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाता अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए? आपको ऐसा लगता है क्या? प्रॉब्लम्स तो हैं, मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आर देयर, मतलब महंगाई, दूसरी चीज़ें, बाकी सब भी मैनेज करना है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि उतना हम डिफेंस को नहीं देते। डिफेंस की हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है जो आजकल के ज़माने में होना चाहिए। आई एम श्योर कि सरकार और बाकी लोग अभी जो कुछ हो रहा है उसको देख करके उसको और ज़्यादा करेंगे। परेशानी तो होगी, एक एक नागरिक को परेशानी होगी अगर आप मतलब थोड़ा वो करके रखेंगे। लेकिन अगर आप याद करें 65 के वार में, उससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने थे तो 62 की वार हम ठीक से नहीं कर पाए थे। 63 से नेहरू जी ने और फिर शास्त्री जी ने काफ़ी काम किया, और जब लड़ाई आने वाली थी तो उन्होंने जनता से चंदा लिया। उन्होंने कहा भाई अपने गहने, अपने पैसे, अपने सब मुझे दो, क्योंकि मुझे लड़ाई लड़ना है, मुझे हथियार चाहिए। और उसके बाद में फिर बाद में खाने का हुआ तो उन्होंने एक टाइम का खाना, सोमवार का एक खाना सबसे बोला पूरी जनता से कि आप लोग मत खाइए, जिससे हमारे पास जो कृषि का इशू है वो भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में हमने वो 1965 की लड़ाई बहुत अच्छी तरह जीती थी। तो आज भी अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो पड़ता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो वो अगर करके करेंगे तो डिफेंस को तो मजबूत करना ही चाहिए। What excites a soldier to serve fearlessly? मेरे अंदर अगर मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी मेंटालिटी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद ऐसे कैसी हो जाती है कि मैं अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हूँ? ट्रेनिंग एंड ओनली ट्रेनिंग। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमारे जो JCO NCO जो ट्रेंड करते हैं रूथलेस होते हैं। एज एन ऑफिसर जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हर जगह से मतलब ब्लड निकलता रहता है, कुछ होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा रूटीन है, सुबह से लेके 4 बजे हम सुबह सोकर उठ जाते हैं, 4:45 हमारी PT होती है, जिसके अंदर वो हमें पहाड़ियाँ चढ़ाते हैं, इधर दौड़ाते हैं, इधर ये करते हैं। मतलब हम लोग बुरी तरह वो होते हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हम लोग करते हैं, लोग 6-6 8-8 अंडे खा जाते हैं जिनको कभी जिन्होंने 2 अंडे नहीं खाए। मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। उसके बाद आपकी क्लासेस चलती हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स होते हैं, उसके बाद नाइट ट्रेनिंग होती है। मतलब वो इतना आपको उस 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर इतना सिखा देते हैं आपको कि आप बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है।
मतलब वो चीज़ें जो आप सोच नहीं सकते, आप ऐसे रास्ता चढ़ जाते, आप ऐसे जंप कर जाते, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक तो वो होता है। दूसरे वहाँ पर मेंटली भी बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि भाई अब आप यहाँ पर आ गए हो तो ये देश आपके ज़िम्मे कर रहे हैं, इसकी रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है और आपको मरना नहीं है, हम आपको मारना सिखा रहे हैं, आपको दुश्मन को जीतना है। लेकिन अगर ये जीत करते करते आपकी जान चली भी जाए तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना। नंबर 1। नंबर 2, हमारा डिसिप्लिन। मतलब आप आर्म फोर्सेस के हमारे रूल्स के हिसाब से ना नहीं कह सकते। उसके अंदर हम लिख करके पहले देते हैं, शपथ खाते हैं कि अगर मुझे कहीं भी मतलब एयर से, रेल से, कहीं से भी, समुद्र से कहीं भी जाने का हुक्म मिलेगा, कहीं भी लड़ने का, कोई भी काम करने का हुक्म मिलेगा तो मैं फेयरलेसली ये काम करूँगा। और आपके दिमाग मतलब नॉर्मल लोग भी जो वहाँ जाते हैं उसके बाद में वो इतना ज़्यादा हो जाता है उनको कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मतलब ट्रेनिंग प्लस हमारे डिसिप्लिन प्लस हमारे ऑर्डर्स प्लस हमारी परंपराएं जो भी चल करके आ रही हैं। लोगों को अपनी रेजिमेंट के ऊपर गर्व होता है, भाई मैं इसके साथ में हूँ, इसने इतना ये किया, उसने वो किया, ये रेजिमेंट मेरी है, मैं इसके लिए करूँगा। इवन दो यंग ऑफिसर जैसे मतलब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे या कैप्टन विक्रम बत्रा थे, आप देखिए इतने ये कैसे उन्होंने अपनी जान दे दी। आप उनको देखो तो कोई फेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब चले जा रहे हैं, टैंक जल रहा है, ये हो रहा है, इतने टैंक मार दिए फिर भी आगे जा रहा है। विक्रम बत्रा ऊपर जा रहा है अपने साथी को बचाने के लिए, खुद शहीद हो गया जिसने इतनी अच्छी तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये एग्जाम्पल्स होती हैं जहाँ रेजिमेंट के अंदर मोटिवेशनल सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि उनके बारे में लिखा जाता है, उनकी वर्दी लगाई जाती है, उनकी लोग देख करके करते हैं यार ये मेरे बंदे ने काम किया है, मेरे सीनियर ने किया है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी ऐसा ही करूँ। आर्मी की अगर जिक्र हो रही है तो बीच में अग्निवीर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी देश में, 4 साल की जो सर्विस है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये सही फैसला रहा देश के लिए? मेरे को अगर पर्सनल पूछे तो बिल्कुल सही फैसला नहीं है। आप देखिए ना, आज आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं 14 लाख की आर्म फोर्सेज हैं जी। अगर आप मतलब और हर साल करीब 1 लाख 1.5 लाख सोल्जर्स रिटायर होते हैं और नई भर्ती करते हैं। अब अभी 4 साल वाली भर्ती अगर शुरू कर देंगे तो आज आपने 4 साल की भर्ती करी, 4 साल बाद वो लोग निकल गए, 4 साल के रहे। अब आपने क्या किया कि जितने कमी थी और 4 साल के बाद और जो कमी हुई 2-2.5 लाख आपने वो ले लिए। तो ऐसे करके 8-10 साल के अंदर जो हमारी फौज है उसका 90% तो जो है वो अग्निवीर होंगे और 10% ऐसे होंगे जो परमानेंट होंगे। तो हमारी आर्मी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। अगर मुझसे पूछा जाए और सरकार कुछ समय के बाद में कुछ लोगों को निकालना ही चाहती है किसी और वजह से, तो कम से कम 25% तक भी सोचा जा सकता है कि आज आपने जितने लिए 25% उसमें से आप बाहर कर दें। 75% को तो रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सेना के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। डू यू फील कि इससे जो सेना है उसका मोराल भी डाउन होगा? सेना का मोराल तो जैसे मैंने बताया अभी ट्रेंड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। और एक दूसरी बात सेना में ये होती है कि कितनी भी डिफ़िकल्टीज आएँ, कितना भी चीज़ें हो ना हो, उनको जब सर पे आती है तो वो सब काम करते ही हैं। तो मोराल सेना के डाउन नहीं होते, मतलब वो करते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। जब कोई कैडेट है, अगर कोई आर्मी मैन है, अगर वो एक जंग में सामने ऐसे देश के वेपन्स को देखता है जो उसके वेपन से ज़्यादा एडवांस हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को देखता है जहाँ पर एक आम नागरिक डर जाए, उस समय में मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग रखना और उस पूरे रेजिमेंट की अगर हम बात करें उस पर प्रेशर नहीं बनना, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं आप लोग? देखिए ऐसा होता है कि जब आप लड़ाई के लिए जाते हैं तो आपको दुश्मन के बारे में पूरा पता होता है, हमारे बारे में पूरा पता होता है। सिर्फ वेपन से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, लड़ाइयाँ जोश से जीती जाती, लड़ाइयाँ बहादुरी से जीती जाती। एक जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो अपने लोगों में इतना जोश भर देता है, उनको बताता है कि ऐसा है और हमारे को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है पर फिर भी हमने जीतना है। और जब आदमी जाकर के खड़ा होता है और जब उसको ये पता होता है कि मुझे अभी ज़िंदगी की चिंता नहीं है, तो सामने वाला चाहे कितनी ताकतवर हो उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और यही हमारी स्ट्रेटेजी है। हमारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स आगे जा कर के लड़ाई करते हैं। ये हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं होता कि जो भी आप देखें जितने ऑफिसर्स भी शहीद होते हैं फ्रंट में जा कर के लड़ाई करते हैं। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। उसके बाद में वहाँ पर देखा जाता है कौन सा वेपन उनका ज़्यादा वो कर रहा है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे हम अपनी तरह से यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद में फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन उसके अलावा यही हमारी जीत का राज है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जब मदुरो को जब उठाया गया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो हमने कभी रिवील ही नहीं किया है, क्योंकि उसमें एक वेपन का जिक्र किया गया था। कोई ऐसा एक वेपन था जिसको चलाने के बाद हो सकता है कि वहाँ के जो जितने भी सोल्जर्स थे
उस कॉरिडोर में, वो शून्य पड़ गए थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिसका हमने कभी जिक्र नहीं किया मीडिया में। क्या इंडिया के पास भी ऐसे वेपन्स हो सकते हैं? देखिए, हम उतने एडवांस नहीं हैं जैसा कि यूएस है। हमारे पास भी, जैसा मैंने बताया अपना, मतलब जो भी हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो इसी तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ऐसे आजकल क्या होता है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं। आपने देखा अभी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, है ना, दूसरे वाले वेपन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जो सिद्धांत है विश्व में वो लड़ना नहीं है, सिद्धांत शांति का है। अगर के कोई दूसरा वाला बिल्कुल कुछ करता नहीं है तो हमें लड़ना चाहिए। अदरवाइज यार, खुद भी हम ख़त्म हो रहे हैं, दूसरों को भी ख़त्म कर रहे हैं, विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं और पूरी दुनिया को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब वेपन रखते हैं ये लोग तो, जैसे यूएस है, रशिया है, चाइना है, ये लोग तो बहुत इस तरह के वेपन्स करते हैं। हम भी, मतलब हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन हमारे पास हैं, हमारे पास भी बायोलॉजिकल और ये अपने केमिकल और दूसरे वेपन्स होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे वेपन इन लोगों के पास में हो सकते हैं जो अभी तक रिवील ही नहीं हुआ और उसको वो यूज़ भी करेंगे, लेकिन वो मानवता के लिए ख़तरा है। और ये इतने बड़े लोग जो यूएस प्रेसिडेंट जैसे बन जाते हैं, उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पूरी विश्व जो है एक अच्छी तरह से रह सके। आज जो सिचुएशन है उसमें कोई भी शांति से नहीं है। हो सकता है कल को एक एक करके सारे देशों को उसके अंदर मिलना पड़े, लड़ाई के अंदर उड़ना लगे। अरे भाई, आपका काम है अपना सोशल करना, अपना कल्चरल करना, अपना खुश रहना, अपना बाकी सब चीज़ें करना, एडवांस चीज़ें करना। ये बिना बात के क्यों एक दूसरे को मार करके ख़त्म कर रहे हैं? और इन्हीं चीज़ों के बीच में हमने अभी देखा कि सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर वेपन को लेकर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। लोग वर्चस्व दिखा रहे हैं, मानवता खत्म हो जाएगी, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, न्यूक्लियर वेपन ऐसा है कि अभी सामने वाले के पास में अगर वो वेपन है तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो तो मतलब लेकर आपके देश को ख़त्म कर सकता है। तो आपके पास क्या तरीका है? आप भी न्यूक्लियर वेपन ले लो। तो न्यूक्लियर वेपन से क्या होगा कि न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे पे चलाएंगे नहीं, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास है, मेरे को पता है कि आपके पास है, तो मैं सोच समझ कर न्यूक्लियर वेपन, मैं कहूँगा भाई मैं इनको मार सकता हूँ, लेकिन मैं भी बचूंगा नहीं। ये डर शायद हमें डिटरेंट करे न्यूक्लियर वेपन को रोकने का। आपको लगता है कि वॉर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन द्वारा? मुश्किल है, इसीलिए मुश्किल है क्योंकि कई लोगों के पास है। आपके पास है तो आपके दुश्मन के पास भी है, तो आप 10 बार सोचोगे। डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा किसी कंट्री के अगेंस्ट में, और यही कंट्रीज जो हैं जो आज न्यूक्लियर वेपन उनके पास हैं वो कुछ नहीं करें, वो भी यूज़ कर लें, तो अगर मान लो मतलब कोई दूसरा देश ख़त्म होता है तो उनके देश में भी त्राही मच जाएगी। हो सकता है कि वो डोनाल्ड जी के पास में जाकर के गिर जाए कहीं पर और वो उसका वो नहीं कर पाए, उसका तो वो तो किसी को देखेगा नहीं कि कौन है कौन नहीं है। तो ऐसा तो हो सकता है। इस वजह से मेरे को लगता है कि एवरीवन विल अवॉइड टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन। अभी देश में बायो वेपन्स देखे गए। कोरोना को माना जाता है कि एक बायो वेपन ही था, कि कोरोना को जानबूझ के देश में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके वैक्सीन हो सकता है किसी देश के पास ऑलरेडी हो। ऐसे में तो ये पूरी डेस्टिनी ही ख़त्म हो जाएगी जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई देश इम्प्लीमेंट कर देता है बायो वेपन, फिर तो कोई सोर्सेस, पागल लोग बैठ के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बनाते हैं, बनाते भी वही जैसा मैंने आपको बताया, जैसे न्यूक्लियर वेपन का डिटरेंट है वैसे बायोलॉजी का है, बायोलॉजिकल वेपन्स का है। चाइना से लीक हो गया वो चीज़ जो थी, वो कहीं अपने ट्राई कर रहे थे बनाने का, कुछ कर रहे थे, उधर से निकल गया और ये इसने इतना सारा कुछ कर लिया। बट अभी हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, जैसे कलाम साहब जो थे उनके जैसा विज़न किसी का नहीं है। मैंने उनके साथ में 3 साल काम किया है। एक छोटी से छोटी बात भी उनके दिमाग में रहती थी और वो ऐसा इन्वायरमेंट कर देते थे। वही हमारा DRDO जो उनके आने से पहले कुछ भी नहीं था, वो आज वर्ल्ड लेवल की मिसाइल्स बना रहा है। वो आज हम मतलब इसरो के अंदर इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये सब उनका सोचना ही अलग था। हर एक छोटी बात के लिए उनके पास कुछ ना कुछ होता था। तो ऐसे लोग जो है उन्होंने इसके ऊपर भी बहुत काम किया कि जो अगर कोई यूज़ करता है तो हम कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, या कैसे अगर उसका यूज़ हो गया तो हम, उन्होंने मेडिकल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा बड़े काम किए थे। तो उस तरह से हमें तैयार रहने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई यूज़ करे तो हम उसको कैसे बचा सकते। और इस सब के लिए डिफेंस के अंदर ज़्यादा पैसा चाहिए, डिफेंस और डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि हम इन सब चीज़ों को रोक सकें अपना। और एक बार आप सिक्योर हैं, सेफ़ हैं, तो आप खुल करके कुछ भी काम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि भाई आज आपको मालूम था कल तक कि भाई मेरे देश में कुछ भी हो जाए मेरी बॉर्डर पर, लेकिन मैं सेफ़ हूँ, तो आप आराम की नींद सोते थे। आज ये यहाँ पर ये वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन हो गई तो आपको भी थोड़ा डर तो लगता है कि कल पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर ये डर निकल जाए,
ये सब अगर लोग हम इसके लिए तैयार हों तो हम फिर से नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। अभी यहाँ से रिटायर हो जाने के बाद में 2014 में रिटायर हुआ, तो 2 साल तो मैंने एक मल्टीनेशनल में काम किया मुंबई के अंदर। लेकिन भोपाल में 16 में आ जाने के बाद से एक तो मैंने ये अपना एजुकेशन, ये अपने डिफेंस के लिए लोगों को तैयार करने के लिए एक स्कोप डिफेंस एकेडमी खोली। उससे पहले मैंने जो है वो एक अपने नाम से निशाम द जनरल्स एकेडमी खोली थी। एग्जैक्टली आप फोकस किस पे कर रहे हैं? डिफेंस फोर्सेस का पहली बात कि ये मतलब बहुत अच्छी सर्विसेज है, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज आई मस्ट से। आपकी फैमिली अच्छी रहती है, पे स्केल भी अभी बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे टाइम में तो बहुत कम होते थे, आज तो इट इज़ द बेस्ट पे स्केल। स्टाइफंड मिलता है और उसके बाद में जब आप पहली बार कमीशन होते हैं तो 1.5 लाख आपकी सैलरी होती है विथ सो मेनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो बहुत अच्छा है। हमारा एम ये कि मध्य प्रदेश के अंदर भी, यहाँ से भी बहुत सारे लोग जाना चाहिए। अभी हमने एक चीज़ देखा कि देश में टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट इसका एक बहुत ही सीरियस एग्जांपल है कि अपने ही देश में टेररिस्ट पल रहे हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है कि क्या आपके हिसाब से एज अ मेजर जर्नल आपको क्या लगता है सर कि जो टेररिस्ट हैं क्या वो पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं? देखिए, कोई भी टेररिस्ट पैदा नहीं होता। जब पैदा होता है तो वो एक बहुत अच्छा बंदा, लड़का या लड़की होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत से लोग, अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमारे दुश्मन तो नेचुरली मतलब हमारे से खफा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन देश में भी कई बार रिलीजन के नाम पर, कई बार कई और दूसरी चीज़ों के नाम पर मतलब ये टेररिज्म लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मतलब आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहती हैं, है ना, चाहे वो यूएसए हो, यूएसआर दूसरे हों, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज रहती हैं, है ना, जिसके अंदर वो भी आपके देश के अंदर चाहते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ होती रहे, है ना। आपके दुश्मन जो है वो देश के अंदर भी जा कर के, और क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पैसा होता है, वुमन होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, उससे बनाते हैं। बांग्लादेश इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। उसके अलावा मतलब वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि टेररिज्म इस तरह भी आता है कि कई लोगों के साथ में बुरा होता है, किसी के बच्चे मर गए, मतलब किसी उसके अंदर किसी के पेरेंट्स मर गए, किसी का कुछ और हो गया, वो उनके मन में एक बात हो जाती है कि मुझे इसका बदला लेना, और उसके बाद में फिर उनको कोई और चीज़ नहीं दिखती। ऐसे करके टेररिज्म बढ़ता जाता है। और उसके बाद मतलब नॉन गवर्नेंस का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप कुछ न्याय चाहते हैं, न्याय मिलता नहीं है। न्याय की जगह मतलब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है, बहुत सारे लोग जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आप जो हैं जब भी कभी जाते हैं कुछ करते हैं तो आपके साथ हमेशा अन्याय होता है, तो कई बार लोगों का खून खोलना लगता है। वो भी उस ग्रुप को देखते हैं कि ये ग्रुप ऐसा कर रहा है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। पहली बात तो इसको हमें फॉर्मली डील करना है। तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी हो, लेकिन तुम लाखों हाथ में लेकर के देश को बर्बाद तो नहीं कर सकते, तो वो भी हमें सोचना है। लेकिन उसके साथ साथ हमें उन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना है जो हमारे हाथ में है, कंट्रोल में है, गवर्नेंस के अंदर है, कि हम लोगों को न्याय दे सकें। तो अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो इसका फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ये चीज़ें हों या ना हो, टेररिज्म हमेशा रहेगा, और टेररिज्म को हमको स्ट्रांगली, फॉर्मली डील करना पड़ेगा। एक चीज़ हमने अभी नोटिस किया, सर पहले हम ये चीज़ देखते थे कि जो टेररिस्ट हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, चाहे उनकी परिस्थितियां हों, जैसा कि आपने बात किया, फिर कुछ भी। पर आजकल तो पढ़े लिखे टेररिस्ट बन रहे। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का हमने जिक्र किया, उसमें तो मैक्सिमम डॉक्टर्स थे। ऐसे में आप लोग किस माइंडसेट के साथ ट्रैक करते हो इन लोगों को, क्योंकि पहचान पाना बहुत मुश्किल है। मैं जो था ना इंटेलिजेंस अपने आर्मी में MI में था, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर। हमारा जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, और हर एक के पास में, आर्मी के पास में भी है, BSF के पास है, CR के पास है, पुलिस के पास है, और सारी एजेंसी की जो इंटेलिजेंस होती है वो आपस में इंटरेक्शन करती रहती है। तो जो भी कोई ऐसी मतलब अनयूजुअल सी एक्टिविटी दिखती है वो कहीं ना कहीं से ट्रेस होती है। पहली बात आपने पूछी कि मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इनका ब्रेन वॉश कैसे होता है। पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो ये हैं, और उनको थोड़ी सी भी चीज़ मतलब सहन नहीं होती। आर्म फोर्सेस में तो ट्रेनिंग किया नहीं है उन्होंने, तो इतना ज़्यादा वो होता नहीं है, उनको कोई भी चीज़ सहन नहीं होती, और उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, अपने ऊपर कुछ भी करने का सोचने लगते हैं, और ऐसा करके मिल जाते हैं। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें 2-3 जगहों से मिलती है
वो हमें कंफर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ है, तो वहाँ से हम ट्रेक करना शुरू कर देते हैं। कई बार नहीं भी हो पाती या पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि कोई भी ऐसे काम जैसे मैंने आपको बताया 100% फुल प्रूफ नहीं होते। मतलब क्योंकि ये मैनुअल चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों की समझ के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट ये कि ऐसा अगर कोई करेगा तो पकड़ा ज़रूर जाएगा और ज़्यादा समय तक वैसे वो रह नहीं सकता। और बहुत सारी इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड हैं। तो आप किसी चीज़ को पूरी तरह रोक दें ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि सही गवर्नेंस से पहली बात उसे रोकने की कोशिश करें, और जहाँ नहीं रोक सकते हैं वहाँ उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स ले करके और उसके ऊपर कंट्रोल करें। आपने इतने वर्षों का जो सर्विस दिया नेशन को, इसके बाद आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या रहा? प्राउड मोमेंट तो बहुत सारे थे। मतलब जैसे अभी मैंने नागालैंड में बटालियन कमांड की थी, टेररिज्म एक्टिविटी चल रही थी, बड़ी मतलब बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने काम किया। कई आप पराक्रम में, आप ट्राइडेंट में हम अपने लोगों को लेकर गए और बहुत अच्छा करके वापस आए। लेकिन एक प्राउड मोमेंट बहुत अच्छा था जब हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किया। जी। उनका मतलब जो नज़रिया था, उनके जो सॉल्यूशंस होते थे, अभी आपको 2 छोटे से एग्जांपल देता हूँ। हाँ, प्लीज़। पहली बार क्या था कि जो साइंटिस्ट थे हमारे, मतलब जो साइंटिस्ट जाते हैं DRDO के अंदर, वो IIT और बड़ी अच्छी NIT और अच्छी इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, और उसके बहुत ही हाई फाई लोग होते हैं जो वहाँ जाते हैं, बट उनका आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता था। उन्होंने जब देखा वहाँ पर आकर के, तो इशू ये होता था कि जो नॉर्मल हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें पहले 3 कोटेशन आना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिले होता था। आज उनको ये चीज़ चाहिए, वो 3 महीने बाद आएगी, तब तक किसी और चीज़ ज़रूरत हो गई, तो आगे कुछ चलता ही नहीं था। उन्होंने आते ही साथ जैसे वो डायरेक्टर बने DRDL के, उन्होंने सब लोगों को कहा कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो उन्होंने ये करी कि साइंटिस्ट ने अगर बोला मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसको इमीडिएटली आएगी, मतलब कोई भी साइंटिस्ट कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसा उनका विश्वास था, और वो जहाँ जो भी चाहिए वो मिलेगा। और लोगों ने मतलब वो करते भी नहीं थे, इमीडिएटली सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। उनको कहीं मूव करना है तो इमीडिएटली मूव हो जाएगा। उन्होंने डायरेक्टर बनाए, प्रोग्राम डायरेक्टर्स बनाए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स बनाए, उनको पावर दे दी कि अगर आपको लगता है कि ये काम ज़रूरी है तो जहाँ भेजना है भेजो। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके देखा तो सब लोगों में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई, सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। फिर जहीं कोई सक्सेस होती, एक मिसाइल गई, सक्सेसफुल हो गई, उस पर काम करने वाले सारे लोगों को अगले 3 महीने के अंदर प्रमोशन दे दिए। ओके। ओ मतलब लोग तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि अभी इसके लिए दिन रात जो भी कुछ करना है वो मतलब करके करेंगे। फिर हमने पहली पृथ्वी मिसाइल बनाई। पृथ्वी मिसाइल में हमारे पास 85% हमारे जो कंपोनेंट थे वो इम्पोर्टेड थे। ये सर यार ऐसे हम कब तक बनाएंगे, किसी ने हमको एक भी कंपोनेंट नहीं दिया तो हम क्या आगे कर लेंगे। आपने शायद ब्रह्मोस में भी काम किया था? मैंने पृथ्वी और अग्नि में किया था। अग्नि में किया। हाँ। आपका स्पेसिफिकली क्या रोल था सर उस टीम में? मैं उस टीम में क्वालिटी एश्योरेंस हेड था। तो मेरे पास एक अपनी टीम होती थी, उसके अंदर सब मतलब लोग होते थे, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, हाइड्रोलिक्स का, मतलब जो उसके अंदर एक्सपर्ट होते थे। तो जब मिसाइल चलती है तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक एक कंपोनेंट को क्वालिफिकेशन टेस्ट करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मतलब हमारे लोग देखते थे, और जब मिसाइल बन करके तैयार जाती है तो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास रहते हैं कि इसको कैसे हमने, और उसके सिमुलेशंस होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो पहले मिसाइल बहुत फेल होती थी शुरू के अंदर, बट बाद में अभी क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि उस सिस्टम को ही हम पकड़ लेते हैं और मिसाइल्स हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाती हैं। तो ऐसा करके उन्होंने किया। फिर जब इंडियनाइजेशन की बात आई तो उनके जो डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया के सारे लोगों को बुलाया उन सिस्टम से। हाइड्रोलिक्स है तो हाइड्रोलिक्स के कौन कौन कहाँ पर कंपोनेंट बना रहा है, उन्होंने कहा भाई अभी ये पूना के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। उन सब लोगों को बुला के बोला भाई ये हमें ये कंपोनेंट चाहिए, ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर तुम इसको बना सकते हो तो हम इसके 75 मिसाइल का तुम्हें ऑर्डर दे देंगे, और तुम्हारे जो खर्चा होता है वो सब तुम उसके अंदर निकाल सकते हो। तो ऐसा करके लोगों को उन्होंने बताया था। दूसरी बात क्या थी कि मिसाइल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उन्होंने वो सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, बहुत बड़े बड़े EMI EMC से लेके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सब उन्होंने वहीं हैदराबाद के अंदर DRDL के पास में एक इमारत, एक सेंटर है तो RCI उसका, तो वहाँ पर उन्होंने वो सब सारे टेस्ट कर दिए, और उन लोगों से बोला तुम्हें जो भी टेस्टिंग करना हो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करो। और उसके बाद आज हालत ये है कि 85% कंपोनेंट जो हमारे इंडिया के हैं, और बहुत इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, और बहुत थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है वो हम बाहर से लाते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ कि जो हम लोग मिसाइल बनाते हैं, और मिसाइल को जब हम फायर करते हैं मिसाइल को, उसकी डायरेक्शन, उसकी रेंज, ये सब देखने के लिए तो हम समुद्र में फायर करते हैं।
ओके। तो यहाँ से हमने मिसाइल फायर की और बहुत सारे रडार्स और सिस्टम्स लगे रहते हैं जो उसको ट्रैक करते हैं और पता चलता है कि हमारा सिस्टम ठीक है कि नहीं है। तो आर्मी के लिए बना रहे थे। तो आर्मी ने बोला यार आप लोग जो साइंटिस्ट हैं ना यहाँ से फायर करते हैं जाके समुद्र में गिर जाती है और बोलते हो सक्सेसफुल सारे पैरामीटर्स मिल गए। बोलते हमें जब वहाँ पर फायर करना होगा और हमने मान लो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर फायर कर दिया तो ये तो हमारा सारा का सारा वेस्ट है। तो हम चाहते हैं कि हमें आप प्रूव करके दिखाएं। तो साइंटिस्ट बोले ये क्या होता है, तुम्हें समझना चाहिए, हम तुम्हें बता रहे हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं, रडार के बारे में समझाते हैं, इसको करते हैं उसको करते हैं। कलाम साहब बोले नहीं ये हमारे यूज़र हैं और अगर ये बोल रहे हैं कि इनको ये चीज़ चाहिए तो हम इन्हें देंगे। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से विजिट किया और एक जगह मिली, एक टापू मिला जहाँ के ऊपर मतलब 3 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का था। उन्होंने और वो उसकी डिस्टेंस वहाँ से करीब 120 किलोमीटर था। पृथ्वी की रेंज 100 से 150 किलोमीटर थी। तो उन्होंने उसको वहाँ फायर किया उस जगह के ऊपर, वो जाके एग्जैक्टली गिरी और पता चल गया कि हाँ भाई ये जो है बिल्कुल ठीक है, इसका जो CEP है जो जहाँ पर गिरना चाहिए वो 5 मीटर के अंदर ही है, तो ठीक हो गया। लेकिन वो जो हमें टापू मिला उसको फिर उन्होंने अग्नि के लिए रिजर्व कर दिया, उसके वो करने के लिए। और वो आज हम जब जहाँ से अग्नि फायर करते हैं उस टापू का नाम व्हेलर्स आइलैंड बोलते हैं और वो एक नई चीज़ आ गई। तो ऐसे कलाम साहब ने बहुत सारे काम बड़े बड़े किए। एंड दैट इज़ अ ग्रेट डेडिकेशन टुवर्ड्स नेशंस एंड आई फील कि वो सेल्फलेस बंदे ऐसे बहुत कम होते हैं, देशभक्त और सेल्फलेस। तो हम अभी फ़िलहाल पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे हैं। आपसे कुछ ऐसे सवाल मैं 1-2 पूछना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करके जाएँ यहाँ पर ऑन बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड ऑल। आपको क्या लगता है आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद कैसे युद्ध होंगे इस पूरे दुनिया में? ये डिपेंड करता है हमारे राजनीतिज्ञों के ऊपर। मतलब इधर वो US हो, चाहे USSR हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरे लोग, ये इसको किस तरह से लेते हैं। युद्ध की पहली बात तो तैयारी बहुत अच्छी करना चाहिए हमें। अदरवाइज़ क्या होता है कि आज से जितने साल बाद आप बात कर रहे हो उसके बाद हो सकता है कि कोई इंसान ही ना मिले वर्ल्ड वार के बाद में। और ये भी हो सकता है कि हम इतने डेवलप्ड हो जाएं कि ईच एंड एवरी वन जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। तो एक दूसरे के ऊपर, जैसे नेहरू जी ने एक पंचशील का सिद्धांत बनाया था जिसका हमें बहुत बैकफायर हुआ, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन अगर उस तरह के सिद्धांत हों और कोई भी आदमी, अब हर एक आदमी के पास अपनी बॉर्डर्स हैं, अपना सब कुछ है, तुम अगर ये सब बंद हो जाए तो वो सारा पैसा आप डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हो और सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बंदे का विश्वास नहीं है। कल को आपने नहीं किया, जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जा करके उसके बाद कारगिल के ऊपर कर दिया, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। तो सबको अपनी अपनी आर्म फोर्सेस तैयार करना पड़ेंगी। अगर सारे लोग अच्छी तरह से हो गए तो भी युद्ध नहीं होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत लोग एंजॉय करेंगे। हम बहुत अच्छी तरह से AI वगैरह भी आ रहा है, दूसरी भी चीज़ें आ रही हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे सिर फिरे लोग आते रहे तो जो है वो कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस ने राष्ट्रवाद की भावना और देशभक्ति के बीच में बहुत गहरा मैनिपुलेशन फैला दिया है पूरे देश में? हाँ, बहुत अलग हो गया है। मतलब हर कोई जो है वो एक पर्टिकुलर काम करने से ही देशभक्त कहलाता है, वो गलत है मतलब करने से। लेकिन यह है कि देशभक्ति बहुत ज़रूरी है। जिस देश के लोगों में देशभक्ति नहीं होगी, अपने देश के लिए प्यार नहीं होगा, वो चाहे कुछ नहीं कर लें, कहीं भी बढ़ जाएं, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो देश कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो देश के अंदर देशभक्ति बहुत ज़रूरी है और ये पार्ट बचपन से लोगों को सिखाना चाहिए। थोड़ा सा त्याग करना आना चाहिए। हम एक बार के लिए यहाँ पर आए हैं लाइफ के अंदर और बहुत अच्छी लाइफ हम कर सकते हैं अगर सारे लोग जो हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार रहें। तो थोड़ा देशभक्ति अगर रहेगी तो ज़रूर होना चाहिए। और ये कहने वाली देशभक्ति नहीं होना चाहिए कि मतलब दिखाने के लिए। देशभक्ति मतलब सच में जो गलत काम हो रहा है उसको रोकना है, जो हमें जिम्मेदारी मिली हुई है उसको पूरी तरह से पूरा करना है, ईमानदारी से पूरा करना है, दूसरे को धोखा नहीं देना है। अभी ये सब चीज़ें, ये सब अपने देश के अंदर अगर हम करें तो सारे लोग बहुत अच्छे रह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना। नो, नॉट एट ऑल। बट आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद में थोड़ा तो आप ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दैट इज़ अ ग्रेट सर्विंग सर। या बट अदरवाइज आप जो काम कर रहे हैं उसी को अपनी अच्छी तरह करते रहें तो आप भी देशभक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत की रक्षा प्रणाली में अगर आपको मौका मिले कुछ चेंजेस करने के, तो आप जाते जाते इस दुनिया से क्या चेंजेस करेंगे कभी भी? देखिए, चाहिए क्या होता है, अच्छे वेपन्स हों, अच्छे बंदे हों लड़ने के लिए। जो सिस्टम चल रहे हैं वो अच्छे हैं, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अग्निवीर का मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके अंदर, और ज़्यादा परसेंटेज उसके अंदर हमें डिफेंस को देना चाहिए
वो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी क्या होता है कि जो लोग इस समय वहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग थे, कभी हमने रिटायर हुए, लेकिन जब हम सर्विस में थे तो हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए। आज हमारे बहुत सारे जूनियर उन जगहों पर बैठे हुए हैं, तो हमें उन पर भी शक नहीं करना चाहिए। वो भी वहीं से ग्रो करके आए, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। दे आर वेरी कैपेबल, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड जॉब। सो जो लोग वहाँ बैठे हैं हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, उन पे ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ आपने आर्म फोर्सेस के अंदर, उनके सिलेक्शन के अंदर, उनके प्रमोशन के अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू किया, आर्मी वहीं टूटना शुरू हो जाएगी। उनको जैसे पहले से चला रहा उसे छोड़ दो, आर्मी विल डू एक्सट्रीमली वेल। आर्म फोर्सेज आई मीन आर्मी नेवी एयर फोर्स। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू सर, एंड आई फील कि जो मैंने सीखा शायद आप सीखें, सभी लोग जानें। जितने भी इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर हमने बात की, वॉर डिस्कशंस किए हमने, जो भी चीज़ें की, आने वाले समय के बारे में जो सर ने प्रेडिक्शन किया, एंड आई फील कि आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तुमने इतनी सारी बातें निकलवाई तो कम से कम, नहीं तो ये इतना सारा एक्सपीरियंस ऐसे ही पड़ा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था कि मैं ये एनर्जी झेल पाऊँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। जय भारत।